हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट साथ साथ आते रहेंगे। सो वेलकम टू अवर सिक्स वेबिनार सेशन ऑफ वेबिनार सीरीज। सो इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट Erasmus Mundus scholarship. I am your host for today's session. My name is Hassan Akil and I am a student of Industrial Engineering and Management Department at Daud UET. So शॉर्ट इंट्रो करवा दूं मैं सबसे पहले हमारे स्पीकर और गेस्ट के बारे में। काफ़ी लोग जानते होंगे, दाऊद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और अभी परस्यू कर रहे हैं एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप अपनी थर्ड सेमेस्टर में, और थर्ड यूरोप की थर्ड डिफरेंट कंट्री में अपनी स्कॉलरशिप परस्यू कर रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू कॉल द स्पीकर फॉर टुडे सेशन, मोहम्मद शहरियार अली। ओवर टू यू शहरियार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को। सबसे पहले थैंक यू हसन और IISc और जो भी कोलैबोरेटिंग सोसाइटीज़ हैं इस इवेंट के लिए, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम लोग आज बात करने वाले हैं इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप के बारे में। एंड मेरा जो टारगेट है इस सेशन का वो ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको एक थॉरो नॉलेज हो इस स्कॉलरशिप के बारे में और आपको पता हो कि ये क्या है और कैसे अप्लाई करना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कोई मुझे कंफर्म कर दे कि स्क्रीन विजिबल है। जी शरियार भाई, इसकी शो हो रही है। ठीक है, तो अपने आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप के बारे में और 2024 के इनटेक के लिए, जो कि इस साल के आखिर में और नए साल के आगाज में आप अप्लाई करेंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप इस साल अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट ईयर 2024 में आप यूरोप में आ जाएंगे। जो टारगेट है वो मेरा ये है कि आपके तमाम तर सवालात के जवाबात आपको मिल जाएं इस स्कॉलरशिप के हवाले से। और मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा ताकि आपको पता चले कि मैं क्यों इस स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये स्कॉलरशिप है क्या, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, और सबसे मेन टॉपिक कि आप किस तरह एक विनिंग प्रोफाइल बना सकते हैं, और लास्टली आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अच्छा, बाय द वे, अगर आपके कोई सवालात हो बीच में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सबसे और आखिर में भी अगर टाइम हमारे पास हुआ तो ज़रूर सवालात अ, के लिए प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा टाइम ना लूं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, मैं दाऊद का ही ग्रेजुएट हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैं गुमान कर रहा हूँ दाऊद के ही स्टूडेंट्स हैं। तो बैचलर्स मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2000 2016 बैच से मेरा ताल्लुक है, और 2019 के नवंबर में मैं ग्रेजुएट हुआ था। जीपीए 3.89 थी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आगे आपके काम आएगी। जो एक ओवरऑल प्रोफाइल की मैं आगे बात करने वाला हूँ तो उसमें ये चीज़ काम आने वाली है। तो मेरी फर्स्ट पोजीशन थी अपनी फैकल्टी में। उसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप्स कुछ विन करी, और सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स, इनके साथ काफ़ी काम किया थ्रू आउट द 4 इयर्स। इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स में बेतहाशा पार्टिसिपेशन की। DURC आप लोग शायद जानते ना हो, बट दाऊद का बड़ा फेमस दाऊद यूनिवर्सिटी रोबोटिक कॉन्टेस्ट, फिर NAD में सैनटेक होता था, और पता नहीं कौन कौन से, अभी तो नाम भी याद नहीं है, NERC इस्लामाबाद में। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन की और टोटल 7 कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते इन 4 सालों में। उसके अलावा IEEE का मैं चेयर रहा 1 साल, 2018 से 19 तक, और 26 लोगों की हमारी टीम थी IEEE की। ये थी दाऊद की जर्नी इन अ नटशेल। उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये बता देता हूँ कि क्या था, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो रिलेट कर सकेंगे। बेसिकली एक स्मार्ट स्टेयर क्लाइंबिंग व्हीकल बनाई थी वो, जो कि उसका जो पर्पस था वो ये था
कि नॉर्मली जो कन्वेंशनली अवेलेबल व्हील चेयर होती है मार्केट में, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कोई हर्डल अगर आ जाए उनके आगे, लेट सपोज कोई पत्थर आ गया, कोई सीढ़ी आ गई, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी और एक ऐसी व्हीकल बनाने की कोशिश की कि जो हर्डल्स को क्रॉस कर सके, खासकर स्टेयर्स को क्लाइम कर सके, 1 या 2 स्टेयर्स तक। बड़ी पजीराई मिली इस प्रोजेक्ट को, इग्नाइट से फंडिंग मिली, दाऊद में और एक जो है उससे फंडिंग मिली। तो ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब बात करते हैं इरास्मस जर्नी के बारे में। अच्छा, 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ था और डायरेक्ट मैं इरास्मस में आ गया। बीच में थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना अभी रेलेवेंट नहीं है इस टॉपिक से। बट मैंने 3 साल एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद इरास्मस की जर्नी पे आ जाते हैं। इरास्मस की जर्नी शुरू होती है 2022 में, यानी कि पिछले साल अगस्त में मेरा पहला सेमेस्टर होता है आल्तो यूनिवर्सिटी फिनलैंड में। होता है, और अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह के कोर्सेज से रिलेट करते हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम को भी रिलेट कर सकेंगे। इसीलिए मैंने ये स्लाइड्स रखी हैं ताकि अगर आपका थोड़ा सा रेलिवेंट बैकग्राउंड है मुझसे तो आप क्या कहते हैं रिलेट कर सकें। और चाहे आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स ना भी हो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इरास्मस के प्रोग्राम्स इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग एक ही प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो अभी के लिए ये है कि मेरा पहला सेमेस्टर आल्तो यूनिवर्सिटी फिनलैंड में था, जो कि फिनलैंड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर मेरा नॉर्वे में था। नॉर्वे में हम लोगों ने अगर आप लोग फैमिलियर हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी कहते हैं, तो वो आईसी बनती कैसे है अगर मैं किसी से सवाल करूं तो उसके पीछे क्या साइंस है। अगर आप एक आईसी को खोल के देखें तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वो फैब्रिकेट कैसे हो रही है। तो बेसिकली आईसी की फैब्रिकेशन वो बनती है वेफर से। तो वेफर किस तरह प्रोसेस होता है पूरा जो सेंसर बनाने के लिए या आईसी बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें हमने माइक्रो फैब्रिकेशन इसे कहते हैं। और क्लीन रूम ये एक जगह होती है जिसमें ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। तो वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस मिला कि क्लीन रूम में किस तरह आईसी बन रही है। बाय द वे मेरा प्रोग्राम का नाम जो है वो स्मार्ट सिस्टम्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन से ये लिखा हुआ भी है। और ये बेसिकली क्या है कि सेंसर्स जो होते हैं या आईसी जो होती है वो किस तरह बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, और एक सिस्टम किस तरह डिजाइन होता है। लेट सपोज मैं आई डोंट नो आप अभी मुझसे लिंक कर पा रहे हैं या नहीं, मगर मैं एक बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ। आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, आप लोगों ने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं, जैसे ये पोर्ट्रेट मोड में उसको आप लैंडस्केप में करते हैं इस तरह, तो वीडियो जो है वो भी साथ साथ रोटेट हो जाती है। तो ये किस तरह, ये इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, उसको एक्सीलरोमीटर या जायरोस्कोप भी कहते हैं। तो जायरोस्कोप जो सेंसर है वो सेंसर किस तरह डिजाइन हो रहा है, और ये तो मैंने आपको 1-2 मिसालें दी। इस तरह के लातादाद सेंसर्स हैं। अगर आप लोगों में से किसी को कार्स का शौक है, गाड़ियों का, तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा या पता होगा आप लोगों को एयर बैग्स के बारे में, कि जब भी कार क्रैश होती है तो एयर बैग्स फौरन से खुल जाता है पैसेंजर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। तो वो किस तरह होता है, सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर डिजाइन कैसे हो रहा है, उसे कहते हैं मैम्स सेंसर। तो ये जो सेंसर की पूरी डिजाइनिंग है, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये इस हवाले से है। तो ये है इस पूरे प्रोग्राम का बैकग्राउंड। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सेंसर डिजाइनिंग में, प्रेशर सेंसर वटेवर कोई भी सेंसर हो, वो डिजाइन कैसे हो रहा है, और फिर आईसी कैसे डिजाइन हो रही है, और सेंसर और आईसी कैसे आपस में, आप आप खुद सोचिए कि ये इतना फैसिनेटिंग है कि मैं आपको भी बता नहीं सकता। ये बहुत छोटे स्केल पर होता है, बहुत छोटे स्केल पे, नैनोमीटर्स, माइक्रोमीटर्स, इतने छोटे स्केल पर ये सेंसर होता है। तो ये किस तरह काम कर रहा है, आप किस तरह डिजाइन करेंगे, बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है। एनीवेज, मूविंग ऑन, थर्ड सेमेस्टर मेरा अभी हंगरी में है। इस वक्त मैं हंगरी में मौजूद हूँ और BME यूनिवर्सिटी का नाम है। ये यहाँ की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। सन 1700 समथिंग कोई डेट है इसकी, और कहा जाता है यूरोप की सबसे पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है ये। तो इस सेमेस्टर हम पढ़ रहे हैं आईसी डिजाइन, मैप्स डिजाइन, सिस्टम लेवल डिजाइन, डिजिटल सर्किट क्या होते हैं, एनालॉग सर्किट क्या होते हैं, किस तरह केडेंस के ऊपर
और एनसिस के ऊपर सिमुलेशंस। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं आपके लिए, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं भी बैचलर्स में था मुझे भी इन सब टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता था। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक आईसी या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो होते हैं वो डिजाइन होते हैं। तो ये है मेरा बैकग्राउंड दाऊद से इलेक्ट्रॉनिक की, और अभी इस वक्त मैं स्मार्ट सिस्टम्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस पढ़ रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हुआ चलूं मैं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी चीज के हवाले से। तो मेरी बातों को आपको क्या कहते हैं, फाइनल वर्ड्स के तौर पे मत ले लीजिएगा, आप अपनी रिसर्च खुद करें। मैं जो भी इस प्रेजेंटेशन में बताने लगा हूँ वो मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से जो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि नेक्स्ट ईयर और उससे अगले सालों में दाऊद के स्टूडेंट्स लाजमी आए इरास्मस के ऊपर। ये मेरी एक ख्वाहिश है। इस साल अनफॉर्चुनेटली मेरी नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ स्टैट्स, दाऊद का कोई भी नहीं आया। मतलब मेरे पिछले साल मैं आया था, इस साल कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ दाऊद से। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर, यानी कि इस साल जो अप्लाई करेगा तो नेक्स्ट ईयर वो आ सके। तो ये जो एफर्ट की जा रही है, और सिर्फ ये तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फर्स्ट टाइम मुझे जान रहे हो, मगर मैं ये एफर्ट्स बहुत टाइम से कर रहा हूँ, और मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। तो अभी आपको पता चलेगा कि किस चीज में हेल्प चाहिए होती है, वो अभी आगे पता चलेगा आपको। मगर अगेन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ये मेरी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से जो मैं गाइड कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई क्यों करना है या स्टडी अब्रॉड क्यों करनी है। पहला तो सवाल ये है, यहाँ से शुरू होगी बात सारी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। अच्छा, जब भी मैं बात करूं स्टडी अब्रॉड की, ये बात आप लोग जहन में बिठा लीजिए सारे। जब भी मैं बात करूं स्टडी अब्रॉड की, इट मींस के फुली फंडेड स्कॉलरशिप। मतलब ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट दे के आप इटली चले जाएं, या आप जो है वो ब्लॉक अकाउंट जमा करवा के आप जर्मनी चले जाएं, या आप ऑस्ट्रेलिया फीसें भर के चले जाएं, या यूएस करोड़ों की फीसें भर के चले जाएं। इसका हरगिज ये मकसद नहीं है जब भी मैं बात करूंगा स्टडी अब्रॉड की, क्योंकि ये मैंने एक टारगेट बनाया था और यही टारगेट मैं चाहता हूँ। मतलब आप लोग भी इस तरह से सोचने की कोशिश करें कि जब दुनिया में इतने ज्यादा मौके मौजूद हैं। मैं आपको, इरास्मस भी कुछ नहीं है, इरास्मस के अलावा भी बहुत सारे मौके हैं, और इरास्मस में भी बेतहाशा मौके हैं। इतने ज्यादा जब अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप क्यों पैसा खर्च करके जाएंगे? मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं समझ आती। और जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट्स के जरिए या कंसल्टेंट्स को पैसे दे के या वटेवर, जिन भी तरीकों से जा रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल उनकी समझ नहीं आती। वो शॉर्टकट जरूर हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में उनको वो बेनिफिट नहीं करेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि इरास्मस में और बाकी दुनिया के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें फर्क क्या है, तो आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्टडी अब्रॉड मींस फुली फंडेड स्कॉलरशिप, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बात नहीं होगी, पैसों की कहीं बात नहीं होगी, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा इंशाल्लाह। तो स्टडी अब्रॉड आपको क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी। आपको मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे नंबर 1 पॉइंट है, और मेरे लिए इसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। मगर एक्सेप्टेबिलिटी मींस के आप जब यहाँ पर आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि किसी दूसरे का सच भी सच हो सकता है। मतलब वहां से बैठ के हम कुछ और सोच रहे होते हैं, मगर जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई दुनिया कुछ और है, और किसी और का सच भी सच हो सकता है। हाँ, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मगर हमारे माशरे में आप सब जानते हैं हम लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं। मैं किसी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मगर बहुत सारी वजूहात से और बहुत सारे रीजंस की वजह से हम लोग आपस में ही डिवाइडेड हैं। ये डिवीजन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर आप रूट कॉज पे जाए ना, तो हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। बट अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। मुझे एरास्मस में सिलेक्ट करते हुए किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा तुम्हारा मजहब क्या है, या तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, या वट एवर जो भी हमारे रीजंस होते हैं। तो ये चीज जब आप यहाँ पर आके देखते हैं ना, और फिर एक मैं आपको मिसाल देता चलूं ताकि आप थोड़े से मोटिवेटेड भी हो जाएं।
रिसेंटली ड्यूरिंग जब आप इरास्मस में आएंगे इंशाल्लाह, तो एक होता है समर ब्रेक। समर ब्रेक मींस 2 सेमेस्टर्स के बाद आपको एक गैप मिलता है, उसको कहते हैं समर ब्रेक, समर वेकेशंस कह लें आप। उस वेकेशंस में आपने इंटर्नशिप करनी होती है। अब वो इंटर्नशिप मैंने एक कंपनी में करी फिनलैंड में, और वो कंपनी बनाती है सेंसर्स। तो मैंने काम किया प्रेशर सेंसर के ऊपर। अब वो सेंसर लगेगा जाके नासा के प्रोजेक्ट में, और नेक्स्ट ईयर नासा का वो प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं रोवर, अगर आप लोग फेमिलियर हैं इन तमाम टर्मिनोलॉजी से, एक रोबोट नासा का, वो जाएगा मार्स पे नेक्स्ट ईयर 2024 में। और उसमें जो सेंसर लगेगा, वो सेंसर पे मैंने काम किया ड्यूरिंग माय समर वेकेशन। तो इसका इतना बड़ा स्कोप है कि इतने हाई एंड प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो आप लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, और इरास्मस का नाम ही काफी है। ये खैर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके टैलेंट को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कास्ट क्या है, आपका फलाना क्या है, ढमकाना क्या है, इन सब चीजों से बालातर है। तो आप में एक एक्सेप्टेबिलिटी, मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारा जो बैच है वो 19 स्टूडेंट्स का है। उन 19, वो जो 19 स्टूडेंट्स हैं वो 16 डिफरेंट नेशनैलिटीज के हैं। आप सोचें 16 मुख्तलिफ कौमियतें एक क्लास में मौजूद हैं। 16 मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक जगह मौजूद हैं, और फिर हम लोग मुख्तलिफ ममालिक में जा जाके पढ़ रहे हैं। कितना ज्यादा कल्चरल आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ये आपका जो लर्निंग कर्व है ना, ये एक्सपोनेंशियल इंप्रूव होता है, एक्सपोनेंशियली ऊपर जाता है। और ये इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जब आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ आपके बहुत ज्यादा होती है। हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप जाहिर है, अब मौके अच्छे हैं तो आप पढ़ने आएंगे। और लास्टली, पाकिस्तान को आप मदद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चांस है। ये एक मैंने स्टैट यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए गूगल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान, अगर आप लोग थोड़ी सी न्यूज वगैरह देखते हैं तो आपको पता होगा इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है, और 2-3 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं मैं, अपने घुटने रगड़वा रहे हैं, नाक रगड़वा रहे हैं आईएमएफ के आगे, सिर्फ 3 बिलियन डॉलर के लिए। और जो रेमिटेंस पाकिस्तान को, और उस पे आईएमएफ कितनी शर्तें लगाता है कि पेट्रोल के पैसे बढ़ा दो, बिजली के पैसे बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। और पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो एक साल में जो रेमिटेंस भेज रहे हैं वो 27 बिलियन डॉलर है। तो 27 बिलियन डॉलर कहाँ और 3 बिलियन डॉलर कहाँ। तो अभी पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप यहाँ से जब रेमिटेंस भेजेंगे अपने घर, तो पाकिस्तान का बेनिफिट है। और लास्टली, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मेरी दुनिया बहुत बड़ी है। ये आप इसको जब आप कुरान पढ़ेंगे और तर्जुमा तफसीर के साथ, तो आप इस बात को जानेंगे कि कुरान में कई मकामात पर अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर व फिक्र करो और मेरी दुनिया घूमो, और मेरी दुनिया, पूरी मेरी दुनिया आप लोगों के लिए है। मतलब आप अपने आप को लिमिट मत करें। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया अल्लाह की है। जहां पे आपको अच्छा मौके मिले, जरूर जाइए। मैं बहुत ज्यादा इस्लामिक टच नहीं देना चाहता इस चीज को, मगर क्योंकि मैं बड़ा कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूँ कुरान से, तो एक रेफरेंस में लाजमी यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इस चीज को इनकरेज करते हैं। अगर आप दुनिया में तालीम हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, तो नॉलेज जो है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये मोबाइल फोन है, आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है जिसके जरिए हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट। इस मोबाइल फोन के अंदर जो चिप लगी हुई है, मैं इलेक्ट्रॉनिक का बंदा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक के अंदाज में बात करूंगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या जो भी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते हैं, सारी टेक्नोलॉजी इस मोबाइल में इस वक्त लगी हुई है, आगे पीछे करके। सॉफ्टवेयर वाले भी रिलेट कर सकेंगे। तो ये जो चिप लगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक की, बस समझने की कोशिश करें आप इस बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चिप के अंदर कौन सा मटेरियल है? सिलिकॉन है, अगर आप लोग जानते हैं सिलिकॉन, जैसे सेमीकंडक्टर कहते हैं हम इन शॉर्ट। वो सिलिकॉन क्या है, वो सेमीकंडक्टर क्या है? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, सही है। इस दुनिया में जो रिसोर्सेस अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं वो इतने फैसिनेटिंग हैं। मतलब आप उनको अप्रिशिएट तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज को पढ़ें, स्टडी करें। समझ आई बात? मतलब आज आप इस मोबाइल को किस तरह अप्रिशिएट करेंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी है।
मतलब वैसे दिखने में तो एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से मटेरियल लगा हुआ है, तो वो सिलिकॉन है इन शॉर्ट। तो वो सिलिकॉन मट्टी रेत, आप इमेजिन करें ये रेत से बना हुआ मोबाइल फोन है, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा आपसे। उसी को प्रोसेस करके सिलिकॉन बनता है और उसी को प्रोसेस करके ये मोबाइल फोन बन रहा है। या जितनी भी टेक्नोलॉजी, मैं मोबाइल फोन की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, सब रिलेट कर सकेंगे। तो ये मोबाइल फोन जो है ये सिलिकॉन है, ये मट्टी का जो है उसको प्रोसेस करके। तो अल्लाह ने क्या क्या अपने रिसोर्स, अपने जो दुनिया में चीजें रखी हैं उसमें कितनी ताकत है, कितने रिसोर्सेस हैं अल्लाह ताला के, वो आप अप्रिशिएट ही तब करेंगे जब आप इस चीज को स्टडी करेंगे। आप यकीन करें, जब आप, जैसे मैं अभी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मुझे जिन लैब्स में जाने का एक्सपीरियंस होता है और जिन चीजों को देखने का, और तो मैं मतलब बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है मेरे लिए तो कि ये किस तरह ये चीजें सारी वर्क कर रही हैं। हमारे अल्लाह ताला ने कितनी इन चीजों में ताकत रखी है, जैसे कहते हैं एनर्जी, तो ये है। और लास्टली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी इनकरेज करते हैं, अगर आप नॉलेज के लिए अपने आप को वक्फ करें, आगे बढ़ें, तो ये रीजंस होने चाहिए मेरी नजर में। ये आपके फाउंडेशन रीजंस होने चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो हुसूल इल्म के लिए, ये नहीं कि मुझे बस, खैर मैं कुछ कहना नहीं चाहता अभी कोई, मगर ये कि ये आपके रीजंस होने चाहिए मेरी नजर में, इस तरह के रीजंस होने चाहिए। और एक बात बस मैं यहाँ पे मेंशन करूं कि ये अगर आप कोटेशन पढ़ें तो सीकिंग नॉलेज इज अ ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम, इसमें मर्दों के लिए नहीं है ये, एवरी मुस्लिम, इसमें खवातीन भी इंक्लूडेड है हमारी। और हम खवातीन को पीछे नहीं कर सकते, ये चीज समझने की जरूरत है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी उनको भी, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने असल दीन पे अमल करना है, उनको भी आगे से आगे लाना होगा, उनके लिए भी तालीम का मैदान खुला रखना है और उनको अप्रिशिएट करना है अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो एवरी मुस्लिम, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इरास्मस मंदस के ऊपर वापस आ जाते हैं। आई होप के फाउंडेशंस आपकी बन गई होंगी अब तक कि क्यों अप्लाई करना चाहिए आपको, क्या रीजंस होने चाहिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड क्या है ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फुली फंडेड, हर स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं होती, कोई हर स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं होती। लोग बड़ा आपको आगे पीछे सुनने को मिलेगा, स्कॉलरशिप मिल गई, और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, वो फुली फंडेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फुली फंडेड है क्या, ये चीज अपने दिमाग में आज क्लियर कर लें आप लोग, फुली फंडेड क्या है। फुली फंडेड मीन्स के ट्यूशन फी वेवर तो मिले आपको, मतलब किसी प्रोग्राम में लेट्स सपोज 10,000 यूरो फीस है, तो वो फीस तो आपकी माफ हो जाए, मगर उसके एडिशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं वो आगे आपको पता चल जाएंगी, मगर जल्दी से मैं दोहरा देता हूँ। ट्यूशन फी आपका पूरा वेव हो, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, और ये वाला इतना स्टाइपेंड नहीं कि वो इतना कम स्टाइपेंड है और आपको फिर उसके बाद जॉब करनी पड़ रही है और जॉब, इतना स्टाइप, बल्कि इतना स्टाइपेंड कि आप उसमें से सेव भी कर लें अगर आप करना चाहें तो इतना स्टाइपेंड। थर्डली, आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आप जानते होंगे बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जब आप यहाँ पर आते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर्ड हो। उसके अलावा आप पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो ट्रैवल कॉस्ट होती है, तो वो ट्रैवल कॉस्ट हो वो भी आपको दी जाए। उसके अलावा जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं तो आने के बाद आपके कुछ खर्चे होते हैं। फिनलैंड अगर आ रहे हैं, इतनी सर्दी पड़ती है फिनलैंड में, तो वहाँ पे आपको जैकेट लेनी होगी, कुछ चीजें करनी होंगी, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल कॉस्ट दी जाती है। और फिर प्रोग्राम की एक्टिविटीज होती हैं, मैं मेंशन करूंगा कुछ एक्टिविटीज, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मतलब हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग जब कवर्ड हो उसे कहते हैं फुली फंडेड। अगर आपको कोई चंद एक दो चीजें मिल रही हैं, इट इज नॉट फुली फंडेड। और मैं जो आपको ये सेशन कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फुली फंडेड के लिए इंकरेज करूंगा। बाकी स्कॉलरशिप्स या बाकी प्रोग्राम्स की तरफ अभी आप देखें ही नहीं। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इरास्मस होना चाहिए और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए। और यकीन करें, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी हैं, आप अप्लाई करके थक जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं खत्म होने वाली, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। आप थक जाएंगे एक टाइम बाद कि मैं नहीं कर रहा अप्लाई, मगर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कोई एप्लीकेशन फी नहीं रिक्वायर्ड इरास्मस में, अनलाइक के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जर्मनी की या इटली की, आप जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, वहां पर आपको अप्लाई करने के लिए भी एक फीस देनी पड़ती है। इरास्मस में कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी कोई नहीं रिक्वायर्ड, और किसी किस्म का यानी कि आपका पैसा नहीं लगना। कंपेटिटिव जरूर है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
कि आप किस तरह इसको हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम में बहुत सारी क्यूरीज आती हैं कि बैचलर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तो बैचलर्स की अलग स्कॉलरशिप्स हैं, पीएचडी की अलग है, मगर इरास्मस मंदस सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स की है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स का मतलब ये है कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी हम देखेंगे, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से शो करूंगा। मिसाल के तौर पे मेरा प्रोग्राम मैंने आपको बताया, SSIS इसका नाम शॉर्ट फॉर्म है। इसमें कंप्यूटर साइंस के भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकाट्रॉनिक्स भी है, फिजिक्स भी है, और मैकेनिकल भी है। मतलब इतने सारे बैकग्राउंड्स के लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह मतलब हर प्रोग्राम का यही हिसाब किताब है, तो इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो भी फील्ड है, आई एम प्रिटी श्योर आपको आपकी मर्जी का और आपकी समझ का प्रोग्राम मिल जाना है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। 190 के अप्रॉक्स प्रोग्राम्स हैं इरास्मस के, बहुत हैं। और उसमें आप देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट का कौन सा है। कंट्रीज, किन किन कंट्रीज में पढ़ते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली जब आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं मास्टर्स करने, जर्मनी और इटली की मैं ज्यादा मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर रोज आपको या मुझे सुनने को मिल रहा होता है कोई इटली आ रहा है, कोई जर्मनी आ रहा है, मगर वो अपने पूरे 2 साल वहीं गुजारेंगे। इरास्मस में क्या होता है कि मोबिलिटी प्रोग्राम है। मोबिलिटी प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप एक सेमेस्टर किसी कंट्री में पढ़ेंगे, दूसरा किसी में, तीसरा किसी में, चौथा किसी में। ज्यादा से ज्यादा 4 मुल्कों में होता है, कम से कम 2 में। कम से कम 2 का मुराद ये होता है कि एक साल एक कंट्री में, दूसरा साल 2 कंट्री में। सही है, मगर ज्यादातर में ऐसा होता है 3 होते हैं या 4 होते हैं। मेरे प्रोग्राम में 4 हैं। तो ये इस तरह, और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज होते हैं ज्यादातर। कुछ में टर्की वगैरह भी शामिल होता है, मगर ज्यादातर यही है, यूरोपियन यूनियन का जो एरिया है, इसके जो प्रोग्राम, सॉरी कंट्रीज हैं, वो सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। हो सकता है, अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरा फिनलैंड, नॉर्वे, हंगरी था। आपका हो सकता है स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस हो, या मतलब कोई भी दूसरे ममालिक आपके हो सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, हर प्रोग्राम के अपने अलग वो है, क्या कहते हैं, सिस्टम है मोबिलिटी का। बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि इरास्मस में आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, और इतने बेनिफिट्स आई डोंट थिंक कि आपको किसी और स्कॉलरशिप या किसी और प्रोग्राम में मिल सकते हैं। मैंने काफी रिसर्च किए। जीकेएस के नाम से प्रोग्राम है इसका, साउथ कोरिया का बड़ा मशहूर और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है वो भी। इसी तरह और भी फुली फंडेड, मगर जो इरास्मस के जो बेनिफिट्स हैं आप खुद कंपेयर करके देख लीजिएगा, सेकंड टू नन है। मतलब इतने बेनिफिट्स आपको किसी और में नहीं मिल सकते। मिसाल के तौर पे जो टोटल कवरेज होती है पैसों की, वो 50,000 यूरो है। और अगर अभी यूरो का रेट 320 तकरीबन चल रहा है, बट अगर आप 300 भी लगाएं, कम भी लगा लें, तो 1.5 करोड़ रुपए ये बनते हैं कि 2 साल में वो आप पे 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इस तरह से होता है कि ट्यूशन फी आपकी पूरी वेव होती है। 1,000 से 1,400 यूरो, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में, कुछ प्रोग्राम में 1,000 यूरो, कुछ में 1,400 यूरो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, जो कि मोर देन इनफ है यहाँ पे रहने के लिए। फिनलैंड, नॉर्वे महंगे तरीन ममालिक हैं या यूरोप के। जितना आप साउथ में आते जाएंगे, किस तरह बताऊं मैं आपको, जिस तरह लेट से इटली में आएंगे या हंगरी में आएंगे, स्पेन में आएंगे, ये सस्ते मुल्क हैं। आप ऊपर के कंट्रीज में जाएंगे, वो महंगे मुल्क हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये महंगे मुल्क हैं। वहां पर मैं रहा हूँ 2 सेमेस्टर्स, फिनलैंड और नॉर्वे, और इजीली आपका गुजारा हो जाता है, पैसे बच भी जाते हैं। तो 1,000 से 1,400 यूरो आपको पर मंथ मिलते हैं। रिलोकेशन ग्रांट, जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपको एडिशनल 1,000 यूरो तकरीबन मिलते हैं कि आप कुछ खरीदना चाहें या वट आप फर्स्ट टाइम आए, उसके पैसे मिलते हैं। एक्सपोजर मिलता है मल्टीपल कंट्रीज में रहने का। हर कंट्री का अपना अलग बैकग्राउंड है, अपने अलग कल्चर है। आपको वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत अमेजिंग है। और ट्रैवल अलाउंस आपको मिलता है। पाकिस्तान से आप आ रहे हैं और फिर आप वापस इन कंट्रीज में भी आगे पीछे घूमेंगे फिरेंगे, तो उसके भी आपको पैसे दिए जाते हैं। मतलब आपको पैसों के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना, और इतना पैसा मिलता है कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। प्रोग्राम एक्टिविटीज क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे समर स्कूल और विंटर स्कूल होता है, एक ये चीज होती है। ये क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको एक पिकनिक कराती है, अगर मैं बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो। एक पिकनिक करवाती है, उसमें 4-5 दिन आप रहते हैं। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की वो पिकनिक होती है,
जैसे नॉर्वे में मैं था तो वहां पर स्कीइंग, अगर आप लोग जानते हैं, आइस स्कीइंग, वो हमें करवाई थी। हंगरी में हमें लेक पे लेके गए थे, लेक बालातोन, बहुत ही जबरदस्त जगह थी। तो जिस कंट्री की जो खूबी होती है वो आपको ऑफर करते हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके बाद इरास्मस का आपके प्रोफाइल पे टैग लग जाता है। इरास्मस का टैग कितना यहाँ पर इसकी पजीराई है, मैं आपको किस तरह बताऊं। कंपनीज जो होती है ना, जब आप उनको अप्रोच करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल पे रासमस का टैग लगा हुआ है तो आपके चांसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। कंपनीज आपको इंटरव्यू करने के लिए बहुत ज्यादा विलिंगनेस शो करती हैं, और आपके लिए इजी होता है कंपनीज में जाना, और वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो इरास्मस बहुत ही वेल नोन प्रोग्राम है पूरे यूरोप में, बल्कि पूरी दुनिया में, और खासकर पूरे यूरोप में हर कोई जानता है, हर कंपनी जानती है। तो ये आपको बड़ा बेनिफिट करेगी। हमारे प्रोफेसर कहते हैं इरास्मस मंदस या SSIS जो ये प्रोग्राम है, ये पासपोर्ट है वेल अप्रिशिएटेड जॉब्स के लिए। मतलब जितनी भी अच्छी जॉब्स हैं उसके लिए ये एक पासपोर्ट है। और एक और उन्होंने एक जुमला कहा था कि हमारा जो वो है एम्प्लॉयमेंट रेशियो, वो 100% है। 10 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है इरास्मस का, हमारा वाला SSI वाला, और एम्प्लॉयमेंट रेशियो अभी तक 100% है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीवी, और अगर आप फीमेल है तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को आप लेकर आ सकते हैं। फैमिली का मतलब इमीडिएट फैमिली, यानी कि स्पाउस और चिल्ड्रन। एजुकेशन आपको मिलती है बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में। अच्छा, एक चीज मैं बड़ी मेंशन कर दूं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के दिमाग में, आई डोंट नो ये सवाल आया हो या नहीं, कि ये जरूरत क्यों पेश आ रही है मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ने की। एक ही जगह पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते, जैसे नॉर्मल दुनिया में मास्टर्स होते हैं या बैचलर्स होते हैं। तो इसका रीजन ये है, हर यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी होती है, कुछ कुछ ना कुछ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप में से किसी ने कभी नोट किया हो, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर आप कभी सर्च करें तो वो जो रैंकिंग बता रहा होता है वो एक तो जनरल रैंकिंग होती है, वो अलग चीज है। मगर रैंकिंग बनती है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्ट नंबर 10 पर हो, मगर कंप्यूटर का डिपार्ट लेट्स से नंबर 100 पर हो। आई मीन इट्स पॉसिबल। मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक डिपार्टमेंट क्या है, नंबर 10 पर है, और एक डिपार्टमेंट नंबर, मतलब डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग होती है इन शॉर्ट। तो इरास्मस के जो ये प्रोग्राम्स है ना, ये इन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर किए हैं कि आप जिस कंट्री में और जिस इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं ना, वो उसकी स्पेशलिटी हो, यानी कि वो चीज नंबर 1 आपको सबसे अच्छी उसी मुल्क में और उसी यूनिवर्सिटी में मिल सकती है, और कहीं नहीं मिल सकती। तो इसलिए उन्होंने उसको वहां पर रखा। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा जल्दी से समझाने के लिए आपको पीछे जाता हूँ। जैसे आल्तो में थे हम, तो यहाँ पर माइक्रो सिस्टम इंटीग्रेशन, अब आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे, बट ये चीज होती है आईसी जब फैब्रिकेट हो रही होती है उस वक्त की जरूरत होती है। तो ये काम सबसे अच्छा यहीं पर हमें मिल सकता था, तो हमें यहाँ पर पढ़ाया। नॉर्वे के अंदर क्या था कि वहां पर ये क्लीन रूम मौजूद है, और वहां पर माइक्रो फैब्रिकेशन की फैसिलिटी है। तो इसीलिए नॉर्वे में माइक्रो फैब्रिकेशन, इसीलिए नॉर्वे में हमें ये कोर्सेज नहीं पढ़ा रहे। ये कौन सा है, डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी लेट सपोज, ये हमें नॉर्वे में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी नहीं है। नॉर्वे की स्पेशलिटी क्या है वो वहां पे हमें पढ़ा रहे हैं। इसी तरह हंगरी की जो स्पेशलिटी है वो हमें हंगरी में पढ़ा रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि जिस कंट्री में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी, और जिस इंस्टीट्यूट में, वो आपको मिलती है। इसी वजह से इरास्मस के जो प्रोग्राम्स हैं, ये इसमें मोबिलिटी है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे जाके पढ़ना होता है। फिर नेटवर्किंग बढ़ती है जब आप इतने सारे यूनिवर्सिटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे टीचर्स से, इतने सारे इंडस्ट्री के लोग। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री बहुत आपस में लिंक्ड होती है। इंडस्ट्री की जो रिसर्च होती है वो यूनिवर्सिटी ही कर रही होती है, तो आपके बहुत सारा नेटवर्किंग बढ़ जाती है। अच्छा, इरास्मस में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में एक वक्त में अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जॉब सर्च वीजा, अगर तो आप यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं तो आप जॉब सर्च वीजा के लिए भी एलिजिबल है। जॉब सर्च वीजा क्या होता है कि लेट सपोज आपका मास्टर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको लेट सपोज वर्स्ट केस में, वैसे तो ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट वर्स्ट केस में देख लेते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलती, फिर क्या होगा, देन व्हाट। ये बड़ा सवाल होता है कि वापिस आना है, बॉन्ड है या नहीं है। तो जॉब सर्च वीजा आपको दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि आप अम, उस कंट्री में लेट सपोज 1 साल या 1.5 साल या 2 साल, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, हर कंट्री की अलग अलग होती हैं।
तो आप उस कंट्री में 1-2 साल रह सकते हैं सिर्फ जॉब सर्च करने के लिए। तो जितने कंट्री में आप पढ़ेंगे उतने कंट्री में आप जॉब सर्च वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और नो रिस्ट्रिक्शन टू पार्ट टाइम जॉब अगर आप करना चाहें, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, आपको पैसा वैसे ही बहुत मिल रहा होता है तो जरूरत नहीं है, और कोई भी नहीं करता है इरास्मस में, बट अगर करना चाहें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाकिस्तान वापस जाने की। जैसे बॉन्ड होता है, जैसे एक मशहूर स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट, आप लोगों को मालूम होगा, उसमें बॉन्ड होता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एक स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के नाम से, उसमें बॉन्ड होता है। तो इस तरह बहुत सारी स्कॉलरशिप में बॉन्ड होता है, इरास्मस में कोई बॉन्ड नहीं है कि आपने वापस आना है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, अब थोड़े से ये बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। पहली चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती है। ये फैसिनेटिंग तो है एक साइड के ऊपर, मगर दूसरे साइड पे ये बहुत ज्यादा थका भी देती है। आ, मतलब ऐसा होता है कि अभी मैं यहाँ पर आया, हंगरी में सेमेस्टर शुरू हुआ है और अभी से मैं अगले सेमेस्टर की प्रिपरेशन करने लग गया कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, वीजा अप्लाई करना है, वटेवर। पूरा जो प्रोसेस है वो अभी से शुरू हो गया। मतलब अभी यहाँ आके सेटल भी नहीं हुए और यहाँ से हमें जाने की पड़ गई पहले ही। तो ये एक चीज यहाँ पर इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आप हर 6 महीने में, 6 महीने तो कहने के होते हैं, 3-4 महीने में आप मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। फिर जब आप मोबिलिटी होती है एक से दूसरा सेमेस्टर में, तो फिर आपको वीजा लेना पड़ता है दूसरे कंट्री का। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप वहां पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फिर आपका वीजा आएगा। मतलब ये एक हैसल है। मतलब ये है कि अगर आप 2 साल एक ही जगह पे पढ़ लें तो ये सब मसले आपको वहां पे नहीं फेस होने, आप एक जगह आए सुकून से बैठ के बस वहीं पढ़ लें। मगर जब आप इरास्मस में हैं, अच्छा इरास्मस में भी एक चीज मैं मेंशन कर दूं, अभी दिमाग में आ गई। इरास्मस में एक होता है एक्सचेंज प्रोग्राम और एक होता है इरास्मस मंदस मास्टर्स। ये जो पूरी बात चल रही है ये मंदस मास्टर्स की चल रही है। एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी नॉर्मल मास्टर्स करने आए, आप किसी भी यूरोप की कंट्री में, और फिर आप एक सेमेस्टर किसी और मुल्क में पढ़ने चले जाएं, वो होता है एक्सचेंज प्रोग्राम। वो एक सेमेस्टर आप पढ़ के वापस अपनी डिग्री कंप्लीट करने आ जाते हैं। मगर ये जो इरास्मस मंदस मास्टर्स है ही मास्टर्स प्रोग्राम मोबिलिटी बेस्ड। और वो जो मैंने प्लस प्रोग्राम का बताया जिसमें आप सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ने आते हैं, उसमें आपको इतने ज्यादा बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलते, वो बस नॉर्मल सा है। मगर सबसे जो प्रेस्टिजियस है वो यही वाला प्रोग्राम है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वर्क का सॉरी कोर्स का जो है वो वर्कलोड होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे घूमना फिरना। एक बड़ी जब मेरा इरास्मस में हुआ, मैंने अपने दोस्त को बताया कि इरास्मस में हो गया, उसका मुझे जवाब आया, वाह यार तुम्हारे तो बड़े मजे आएंगे, इरास्मस वाले तो बड़े घूमते फिरते रहते हैं। तो ये एक बड़ी मशहूर बात है कि हम लोग बड़े मजे करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। ये जो कि सच बात भी है, मगर इसके साथ साथ जो इसके डीमेरिट्स हैं वो ये सारे मेंशन्ड हैं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है कोर्सेज का। तो सिर्फ मजे नहीं है, पढ़ना भी बहुत पड़ता है। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब आप लोग आना चाहते हैं इरास्मस के ऊपर तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, बैचलर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या फिर अभी होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, तो आप लोगों के लिए बेस्ट चांस है। आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अभी मुझे एक चीज याद आ गई, भूल ना जाऊं। तो जो स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जो थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में, यानी कि जो अभी इस साल अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा काम करें। आगे मैं मेंशन करूंगा। तो आप लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली जो स्लाइड है वो आप लोगों के लिए ही है। खैर, बैचलर्स आपके पास होना चाहिए, फिर सीवी, मोटिवेशन लेटर, मतलब ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं और भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहा था, पागल हो गया था, इतनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। और इरास्मस का इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि बस आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। कुछ जगहों पे तो आपको, इरास्मस के अलावा कुछ जगहों पे तो आपको हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर वो अटैच्ड होते हैं, बहुत पेनफुल वो मरहला है। एचईसी से अलग अटैच्ड होते हैं, उसके बाद फिर वो नोटरी पब्लिक से, लॉयर से अलग अटैच्ड होते हैं। बहुत उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग। बट इसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी तरीका है, अगर आप इस पे भी अप्लाई ना करें तो फिर मैं कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दुनिया की मिस कर दी। सीवी है, मोटिवेशन लेटर है, पासपोर्ट। हाँ, मोटिवेशन लेटर को मैंने बोल्ड करा है, उसका एक रीजन है, अभी बताता हूँ। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आइल्स, बहुत ज्यादा सवालात आते हैं आइल्स चाहिए नहीं चाहिए, तो ये बात दिमाग में बिठा लें। अगर आपने स्कॉलरशिप चाहिए तो आइल्स से भागने की जरूरत ही नहीं है। मतलब देयर इज नो वे कि आप आइल्स से भागें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो कि
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर ले। मगर बहुत बार अक्सर ये देखा गया है कि आइल्स रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, यानी कि वीजा रिक्वायरमेंट है। तो जब एक रिक्वायरमेंट वीजा की भी है तो आप पहले ही क्यों नहीं कर लेते, और इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइल्स आपके पास होना जरूरी है, और ज्यादातर प्रोग्राम्स में तो रिक्वायर्ड होता है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये क्या होता है, ये होता है कि आप अपने जो भी म्यूनिसिपैलिटी में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप जाएं, उनसे आप एक डॉक्यूमेंट बनवा लें। आपका जो यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल से एक डॉक्यूमेंट बनवा लें कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं पिछले लेट सपोज 1-2 साल से। आपको इसका टेम्पलेट जो है वो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ही। तो बेसिक सा एक टेम्पलेट है, उसके ऊपर बस आपके बारे में लिखना होता है कि आपने यूरोप में स्टडीज नहीं करी पिछले इतने इतने अरसे में, मेरे ख्याल में पिछले 1 साल में। रिकमेंडेशन लेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में मसला ये है कि रिकमेंडेशन लेटर मेरे पास बड़े आते हैं रिव्यू होने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि उन रिकमेंडेशन लेटर्स में कि वो सारे एक से होते हैं। एक से मतलब जेनरिक लेटर्स होते हैं। टीचर्स के पास अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बड़ा अच्छा सा लेटर लिख के दें। वो क्या है कि एक टेम्पलेट बना हुआ है, वो नाम चेंज करके दे देते हैं। यकीन माने अगर आप वो लेटर चला रहे हैं, यकीन माने वो रिजेक्ट हो जाना है। इरास्मस में रिजेक्ट हो जाना है। मैं किसी और प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, इरास्मस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हो। रिकमेंडेशन लेटर मतलब इस शख्स ने, एक टीचर ये बताए कि इस शख्स ने क्या काम किया यूनिवर्सिटी में, वो किसी चीज को सेकंड करे आपकी बात को। ये है मकसद। ये मकसद नहीं है कि he was a very good student, he was the brightest student I have ever seen and this and that। ये सब ना करें। ये सब करके आप अपने जो है वो पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप इस तरह के जुमले लिखवाएंगे। आप सिंपल सी ये बात लिखवाएं कि टीचर एक्नॉलेज करे आपके काम को। इन शॉर्ट, जरूरी नहीं है तारीफों के पुल बांध दिए जाएं, इस शख्स ने ये किया वो किया। मतलब इससे अच्छा तो मैंने स्टूडेंट ही नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ये इस तरह के सेंटेंसेस तो बड़ा कबाड़ा कर देंगे आपका अगर आप ऐसे जुमले लिख पाएंगे। तो रिकमेंडेशन में ये लिखवाइए कि लेट सपोज टीचर आपका कहे कि, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब इसको एज इट इज अब ऐसे मत लिखने लग जाइएगा, मगर ये सिर्फ समझाने के लिए कि इस तरह लिखवाएं। अब होता है ये कि टीचर हमारे बिजी होते हैं, तो हम खुद ड्राफ्ट लिख के टीचर को भेज दें और उनसे कहें कि आप पढ़ लें और इसको एडिट करके इसी को साइन कर दें। तो ये सबसे बेहतर अप्रोच है। तो उसमें अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो आप इस तरह लिख लें या लिखवाएं या उनको बोलें कि वो इस तरह से लिख दें कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। सबसे बेहतर तो ये है कि जो सुपरवाइजर अगर आपके एफवाईपी के हैं, जरूरी नहीं है एफवाईपी के भी हों, मगर कोई भी टीचर है जिसके साथ आपने कोई काम किया है, प्रोजेक्ट किया है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया है, या लेट सपोज कोई लेक्चरर भी है, कई प्रोजेक्ट नहीं किया बट क्लास में आप बड़े एक्टिव थे, तो क्लास की जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में बात कर सकता है, या आपने ने जो प्रोजेक्ट किया उसके बारे में 2-4 चीजें हाईलाइट कर सकता है कि इसने ये चीज बड़ी इनोवेटिव करी, या इसने रिपोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी थीसिस रिपोर्ट बहुत कम सिमिलैरिटी इंडेक्स के साथ लिखी, या वट एवर। मतलब आप कुछ भी लिखवाएं वो आपसे स्पेसिफिक हो, आपके बारे में हो। मतलब ये ना हो कि मैं नाम चेंज कर दूं तो वो किसी और पे फिट हो जाए, ऐसा हो ही ना पॉसिबल। मतलब इतना स्पेसिफिक लेटर हो। मोटिवेशन लेटर इन तमाम वक्त की हमारे पास किल्लत है। मुझे कहा गया था 1 घंटे का टाइम है, मगर मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। मोटिवेशन लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने तभी हाईलाइट किया है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि ये सिंगल हैंडेडली, अच्छा मुझे बताइएगा अगर मैं वक्त से ज्यादा एग्जिट कर जाऊं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटर से मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि ये सिंगल हैंडेडली आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकता है। आपकी जीपीए 4/4 है, आपने बड़े तीर मारे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान, आपके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, वट एवर, आइल्स में आपके 9/9 बैंड्स है, आपने मोटिवेशन लेटर अगर बकवास लिख दिया तो आपका काम, आपकी कहानी खत्म वहीं पर। मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखना है वो भी आएगा आगे, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, वट एवर, जो भी फाइनल में नहीं है या जो भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपनी ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर काम करें। सिर्फ और सिर्फ आपका ये टारगेट होना चाहिए, सीजीपीए आपकी अच्छी हो, यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स पे काम करें, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर ले सकते हैं तो वो लें, एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क में इन्वॉल्व हों, सोसाइटीज ज्वाइन करें। फॉर एग्जांपल
पली है या दूसरी सोसाइटीज हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन करें, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें, वॉलंटियर वर्क करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मैंने चंद जो हैं वो कहते हैं चीदा 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 यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। ये आपकी ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे। इरास्मस में ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। ओवरऑल प्रोफाइल, ये कितनी बार मैं रिपीट करूं, ओवरऑल प्रोफाइल। मुझे बड़े सवालात आते हैं कि इतनी जीपीए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतनी ये है वो है। भाई ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी जीपीए कम भी है, सही है, मगर अगर आपकी बाकी चीजें अच्छी हैं आपका हो जाएगा एडमिशन, इरास्मस आपको मिल जानी है। तो ये एक ओवरऑल पूरा पैकेज क्या है ये देखा जाता है, सब चीजें देखी जाती हैं। ये मैं अपने से बातें नहीं कर रहा, मैंने अपने प्रोफेसर्स का इंटरव्यू किया है। जी हाँ, मैंने अपने प्रोफेसर्स का इंटरव्यू किया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये सारे सवालात किए, तो उसका जो खुलासा मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं अभी इस टारगेट पे इस मिशन पे लगा हूँ कि मैं हेल्प करूँ स्टूडेंट्स की, तो मुझे पता हो कि मैं क्या गाइड करूँ उनको। तो उन्होंने कहा है कि कोई एक फैक्टर नहीं है कि सिर्फ जीपीए अच्छी है तो आपको हो जाएगा, या आपने बड़ा अच्छा कोई प्रोजेक्ट बना दिया तो हो जाएगा। मतलब एक ओवरऑल एवरेज प्रोफाइल क्या है आपकी, ये देखा जाएगा। तो ये चंद पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इसके अलावा रेलिवेंसी, आप कितने रेलिवेंट हैं। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम है सिविल इंजीनियरिंग का, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर के हैं, कहाँ से फिट बैठ रहा है आपकी जीपीए फिर 4 आउट ऑफ 4 भी, फिर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल भी बड़ी अच्छी हो, बट वो फिट नहीं हो रही उस प्रोग्राम के अंदर कहीं से, तो वो फिर हो नहीं सकता। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के हैं तो आप सिविल में मत अप्लाई करिएगा। तो रेलिवेंसी मतलब कितना रेलिवेंट है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से मुराद मेरा ये है कि कोई आपने प्रोजेक्ट पे काम किया है उससे रिलेटेड, या आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर है। मतलब कुछ तो होना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर, कि वो आपको आप लिंक कर सकें उस प्रोग्राम को अपने साथ, उसे कहेंगे रेलिवेंसी। आप लिंक कर सकते हैं, वेरी वेल, वेल एंड गुड। बाकी फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप ये प्रोग्राम पढ़ के आगे क्या करना चाहते हैं, तो ये फ्यूचर गोल्स भी आपके क्लियर हों। अब बात करते हैं मोटिवेशन लेटर के बारे में। अब वक्त हमारा गुजरता जा रहा है, मगर टाइम बड़ी जल्दी गुजर रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मगर ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस पे जितना भी एम्फेसाइज करूंगा कम है। खैर, जेनेरिक सेंटेंसेस मत लिखिएगा, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर जो चीज मेन पॉइंट होगा उस पर टाइम ज्यादा लगा देंगे। जेनेरिक सेंटेंसेस मत लिखें, जो भी जेनेरिक होते हैं आम सेंटेंसेस, मतलब जो आपकी स्टोरी है सिर्फ वो मेंशन करें। सीवी को रिपीट मत करें। मोटिवेशन लेटर मेरे पास बहुत आते हैं रिव्यू करने के लिए, उस पूरी जो सीवी होती है ना उसको लफ्जों में लिखा हुआ होता है, आई डिड दिस, आई डिड दैट एंड वट एवर, पूरी जो उन्होंने सीवी की कहानी होती है उसको लफ्जों में बयान किया हुआ होता है। ये नहीं है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर आपकी पर्सनैलिटी है। मतलब सीवी में पता चल रहा है कि आपकी सीजीपीए इतनी है, आपने ये चीजें करी हैं, आपकी ये अचीवमेंट्स हैं। मोटिवेशन लेटर ये बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। रीडर को आपका लेटर पढ़ के पता चलना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए बात, कि पर्सनैलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आपने लेट सपोज केमिकल इंजीनियरिंग चूज की दाऊद में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्यों की, सवाल क्यों, वाई। आपकी सीवी में ये मेंशन्ड है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी है या कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या वट जो भी फील्ड पढ़ी है। क्यों पढ़ी है ये नहीं मेंशन, ये आपको बताना पड़ेगा अपने लेटर के अंदर, उससे पता चलेगी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। रीजंस, हर बात का रीजन, और फिर आपने उसको कनेक्ट करना है प्रोग्राम के साथ। रेलिवेंसी होनी चाहिए प्रोग्राम के साथ कि आपने ये किया और फिर आप ये करना चाहते हैं, और वो चीजें आपस में लिंक करती हूँ इन वन वे और दी अनदर। वर्ड लिमिट होती है इसके अंदर, ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आप कितने लफ्जों का लिख रहे हैं। ये आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको प्रोग्राम की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। राइटिंग स्टाइल आपका एकेडमिक होना चाहिए, यानी कि बहुत इनफॉर्मल नहीं हो, फॉर्मल राइटिंग स्टाइल हो। प्रोग्राम एक्टिविटीज के बारे में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं। बाकी आप इसको प्रूफ रीड करें बार बार, ये और जितना आप प्रूफ रीड कर सकते हैं और रिव्यू करवाएं किसी सीनियर से। ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई, ये इसको इग्नोर करें, ये जल्दी जल्दी में बनाइए। बहरहाल प्रूफ रीड लाजमी करें मोटिवेशन लेटर को, और किसी से रिव्यू करवाएं, लाजमी रिव्यू करवाएं किसी सीनियर से, किसी ऐसे शख्स से जो आपको लगे कि वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है।
तो वो आपको एक सेकंड ओपिनियन दे सकता है, और रिव्यू करवाना जरूरी है। 3-4 महीने लग सकते हैं आपको मोटिवेशन लेटर लिखने में, जी हाँ, 1 पेज का डॉक्यूमेंट लिखने में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। और बस हमारा सेशन जो है वो फिर अख्ताम पजीर होगा। दोबारा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अपनी, बेयर विथ मी। आई होप कि आपको मेरी गूगल की स्क्रीन नजर आ रही हो। आप गूगल पे जाके लिखें इरास्मस मंदस कैटलॉग, ठीक है। इरास्मस मंदस कैटलॉग आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो ये जो पहला लिंक आ रहा है यही है, इरास्मस मंदस कैटलॉग, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको 193 प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, सही है, 193। और फील्ड्स कौन कौन सी हैं ये भी मैं आपको दिखा दूं। आर्ट्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईटी, लॉ, लाइफ साइंसेस, बहुत सारी, फिजिक्स। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिस भी बैकग्राउंड के हो आप फिट ना हो सके इसमें, सही है। फिर आपने क्या करना है, इरास्मस के प्रोग्राम्स के जो नाम है वो थोड़े से यूनिक होते हैं। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं, तो इस तरह नहीं होगा कि मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इस तरह नहीं होगा, बल्कि इनके नाम थोड़े से मुख्तलिफ है। तो आपको खुद जज भी करना है और प्रोग्राम को विजिट करके भी देखना है कि कौन सा प्रोग्राम किस बारे में। एटलीस्ट आपको नाम पढ़ के आइडिया हो सकता है। अब जैसे ये है अप्लाइड साइबर सिक्योरिटी, अब आपको देख के पता चल रहा है साइबर सिक्योरिटी है। फिर ये देख के पता चल रहा है लॉ एंड इकोनॉमिक्स है। अब ये पता नहीं, अब ये इतना मुश्किल नाम है तो मैं पढ़ भी नहीं सकता, मगर जैसे ये सस्टेनेबल टेरिटोरियल डेवलपमेंट ये कुछ है। अब ये जो भी है, अच्छा यहाँ पर मटेरियल्स आ रहा है, मटेरियल साइंस, तो मटेरियल्स वाले इसको जाके देखें जरा कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह ये क्लाइमेट चेंज के बारे में है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। मतलब इन शॉर्ट, मैं अब हर प्रोग्राम को नहीं विजिट करने वाला, बट मैंने आपको ये आइडिया दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे आके प्रोग्राम को ढूंढेंगे, और प्रोग्राम्स के नाम इस तरह यूनिक होते हैं। अब जैसे इंटेलिजेंट एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, अब ये जरूर इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई चीज होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या समथिंग लाइक दैट, मैन्युफैक्चरिंग 4.0, सही है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम सर्च करके आपको एक मिसाल दूं, स्मार्ट, ये आ गया। अच्छा, ये प्रोग्राम है मेरा, मैं आपको अपने प्रोग्राम से मिसाल दे देता हूँ, फिर आप खुद भी अपने हिसाब से सर्च कर लीजिएगा। जैसे इसका नाम है जॉइंट इंटरनेशनल मास्टर इन स्मार्ट सिस्टम्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट लोकेशंस के ये किन किन कंट्रीज में पढ़ा जाएगा, नॉर्वे, फिनलैंड और हंगरी, ठीक है। इसी तरह अब ये दूसरा कोई प्रोजेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है फ्रांस, स्लोवेनिया, नॉर्वे और इटली। ये कोई और है, इसमें लिखा है फ्रांस, इटली, स्वीडन, स्पेन। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोग्राम है और आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। तरीकाकार क्या होगा कि ये वेबसाइट है, इस पे क्लिक नहीं करना, नाम पे क्लिक नहीं करना, ये बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपने विजिट करना है। वेबसाइट आपने विजिट करी, ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट विजिट आप जिस भी प्रोग्राम की करेंगे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये प्रोग्राम किस चीज के बारे में। जैसे व्हाट इज SSIS, तो आप इसको पूरा रीड मोर करके भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन में आए अगर आप, तो यहाँ पर पूरा तरीका लिखा हुआ है कि किस तरह, हाउ टू अप्लाई। इसी तरह आपको हाउ टू अप्लाई हर प्रोग्राम का मिल जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन, किस क्राइटेरिया पे वो आपको एडमिशन देना है। तो जो लोग पूछते हैं कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, यहाँ पर भाई रिक्वायर्ड है। लैंग्वेज एबिलिटी में आपको आइल्स चाहिए, और 6.5 मिनिमम बैंड्स होने चाहिए आपके। इसी तरह आप बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, सही है। तो इस तरह आप, अब मैं आपको एक और जल्दी से, जैसे सेंट्रलाइज्ड स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स, ये कोई प्रोग्राम है, अब इसको विजिट करके देखता है। तो ये सिर्फ मैं आपको ये आखिरी एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है, किस तरह अप्लाई करना है। ये वेबसाइट आपने विजिट करी, आप इसको ठीक से पढ़ें, बिल्कुल ठीक से, कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बट आप यहाँ पर आए, कोई ना कोई आपको एप्लीकेशन में आए, अब ये देखें एडमिशन रिक्वायरमेंट भी मिल रही है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी मिल रहा है। तो आप एप्लीकेशन पे इस पे क्लिक करें, तो डिग्री में बताया हुआ है इसमें। अब देखें, जैसा मैंने कहा था कि इंटरडिसिप्लिनरी है, अब आप देखें इसमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। टेक्निकल डिग्री और बैचलर इन मैकेनिकल, मैकेनिकल भी चलेगी, एरोनॉटिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल। अब आप सोचें कहाँ केमिकल और कहाँ इलेक्ट्रिकल, कहाँ एरोनॉटिकल, कहाँ मैकेनिकल। मतलब ये चारों फील्ड्स इतनी ज्यादा कोई इंटरलिंक नहीं है मेरे ख्याल में। मतलब एरोनॉटिकल चलो हो सकती है, मगर ये
इन शॉर्ट ये अलग अलग फील्ड्स हैं, और ये अलग अलग फील्ड्स के लोग जो हैं एक जगह जमा हो रहे हैं। तो आपने ये विजिट करके चेक करना है। अब नाम से हो सकता है आपको ना लग रहा हो कि इसमें केमिकल है, जैसे ये नाम है डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट एनर्जी सिस्टम्स। अब हो सकता है मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल हो सकती है, मगर इसमें है केमिकल। तो इस तरह आपने विजिट करके चेक करना है कि कौन से प्रोग्राम पे आप क्या कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हाउ टू अप्लाई आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो दिसंबर, इस साल दिसंबर में कुछ प्रोग्राम्स का होगा और फरवरी तक। देखें, हर प्रोग्राम की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइन का जो वो टाइम है वो अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सारे प्रोग्राम एक ही टाइम पे, हर प्रोग्राम की वेबसाइट अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उसकी डेडलाइन अलग है। तो आपने ये चेक करना है प्रोग्राम की वेबसाइट विजिट करके कि उसकी डेडलाइन है क्या, तो आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट्स आ जाते हैं मार्च से लेके मई तक, डिपेंड करता है कि आप कब अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं तो मेरे प्रोग्राम की जो डेडलाइन थी वो 10 जनवरी थी, 10 जनवरी, और रिजल्ट आ गया था 23 मार्च को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हर प्रोग्राम की अलग अलग डेडलाइन और रिजल्ट का टाइम होगा। सेमेस्टर जो होता है वो स्टार्ट होता है सितंबर में सबका। बाकी ये वेबसाइट वही वेबसाइट है, अप्लाई किस तरह करना है वो जर्नल वेबसाइट, गूगल पे जाके लिखेंगे रासमस मंदस कैटलॉग तो आ जाएगा। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इतना ज़्यादा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये सेशन आपके काम आया हो, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हो। और अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेट सपोज आप अपना डॉक्यूमेंट लिख के मुझे रिव्यू करने के लिए भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं। वैसे प्लान ये है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा हेल्प ऑफर करूंगा मैं, और उनके लिए गूगल फॉर्म वगैरह बना के अभी, बहरहाल वो एक अलग बात है। मगर आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाने हैं रिव्यू के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो माइक ऑन कर दिया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो वन बाय वन पूछ सकता है। और गूगल फॉर्म फीडबैक फॉर्म फॉर सर्टिफिकेशन शेयर कर दिया Q&A सेशन में, काइंडली वो भी फिल कर दें। किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई आई एम जी नॉट सर। यार भाई, मेरा ये सवाल था कि मैं जैसे मेरा नाम है ना, बिल्कुल मैंने सिर्फ एक वन वर्ड नेम लिखा है, इजे एजेड इजाज। तो ना आगे कुछ लिखा हुआ है ना पीछे कुछ लिखा हुआ है, मतलब भाई ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हुए यही किया हुआ है। तो नाम के हवाले से मैंने काफ़ी पूछा, लेकिन ये कि मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हुए इसका कोई प्रॉब्लम आएगा इन फ्यूचर के? नहीं के मतलब जैसे बाहर जो है ना, मतलब टू वर्ड्स नेम होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब सिर्फ फर्स्ट नेम है, लेकिन ज़्यादातर अप्लाई मैं करता हूँ कहीं पे भी, तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैं फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा होता हूँ। सिर्फ एक नाम आ जाता है इजाज, बाकी मैं मतलब दूसरा नाम नहीं लिख सकता हूँ। तो इसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ये। और इस तरह होता है कि अगर आपका कोई दूसरा नाम नहीं है, जैसे पासपोर्ट पे जो नाम होता है सरनेम और फर्स्ट फर्स्ट नेम, तो अगर आपका फर्स्ट नेम एजाज है, सरनेम नहीं है, तो फिर आप उसमें डैश डाल सकते हैं। तो मतलब एक हाइफन जिसे कहते हैं हम, तो हाइफन से आपका काम हो जाना चाहिए और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सारा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, हेलो। वालेकुम सलाम। सारा, आप पहले सवाल कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि इसकी योर पास सीवी का फॉर्मेट होता है, वो वही क्या हम्म, कंपलसरी है इस एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए? जी बिल्कुल वही कंपलसरी है। जब आप यूरोप में अप्लाई कर रही हैं तो यूरोप पास से ही करेंगी, और ज़्यादातर आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे भी जब आप रीड करेंगी रिक्वायरमेंट्स में, तो वहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ होता है कि यूरोप पास सीवी, तो इट्स बेटर कि आप उसी पे बनाएं। अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल है, अगर किसी का पासपोर्ट जो है वो उसकी लिमिट एक्सपायरी 24 है, 2024,
और एप्लीकेशन के लिए तो वो अभी अप्लाई कर रहा है, तो फिर वो उसी पासपोर्ट पे अप्लाई कर दे या पहले उसको रिन्यू करवा लें एंड देन फिर अप्लाई करे? इससे कुछ फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब भी आपकी लिमिट है, मतलब आप अप्लाई कर सकती हैं। पासपोर्ट बना हुआ होना जरूरी है, बट जाहिर है जब आपका हो जाएगा और आपका वीजा का टाइम आएगा तो आप पहले से उसको अपडेट करेंगी, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। जी हमजा मुगल। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि काफ़ी सारे हम प्रोग्राम्स को विजिट करते हैं EMGM पे, तो हम देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेटर कंट्री जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ की पाकिस्तान में एम्बेसी है या किसी का हाई कमीशन है या किसी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको दूसरे कंट्री जाना पड़ता है, विजिट वीज़ा, उसका अलग एक एक्सपेंस है अलग से। तो ये क्या ये पॉसिबल है कि पड़ेगा या पाकिस्तान से ही प्रोसेस हो जाता है? मेरा समझ में। हाँ अनफॉर्चुनेटली ये तो आपने, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो जो एक जुमला है कि जख्मों पे नमक छिड़क दिया। असल में फिनलैंड की भी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, और मेरा फर्स्ट कंट्री भी फिनलैंड था। तो ऐसा ही है कि अगर किसी कंट्री की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में तो जिस कंट्री से वीजा मिल सकता है आपको उधर जाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट फिनलैंड के लिए, अगर आप फिनलैंड आते हैं फर्स्ट कंट्री आपका, तो आपको अबू धाबी जाना पड़ता है वीजा के लिए। एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, इसमें कोई, मतलब सभी इस तरह करते हैं। तो यस, आपको जाना पड़ेगा। हैदर अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी हमजा। जी, my another question is जी जी सर, बोलें। मेरा अनदर क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात करी थी, तो हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। तो आप मतलब कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले लें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, अगर वो प्रोग्राम से रिलेट नहीं कर रहा तो क्या हमारी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी या मतलब रिलेट ही करना चाहिए? रिलेट करना बेहतर है, अगर जितना रिलेटेड हो उतना बेहतर है। बट अगर रिलेटेड नहीं भी है तो कुछ ना कुछ तो आपने उस कंपनी से सीखा होगा। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हुई होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई होंगी, नेटवर्किंग बढ़ी होगी, वटेवर। तो आप उस चीज को, सॉफ्ट स्किल्स को आप सेल कर सकते हैं। मतलब वेस्ट नहीं है इन शॉर्ट आपका एक्सपीरियंस उस केस में भी। हैदर अली, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जो आपने बोला कि रिलेवेंसी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बैचलर का जो प्रोजेक्ट है उसको आगे लेके जाए, उसमें मजीद रिसर्च करें, इससे जो है थीसिस या प्रपोजल बना के उस पे बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम GPA कितनी रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल, आप अपने बैचलर प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। और ये तो बड़ा अच्छा है कि अगर आपका कोई रेलिवेंट प्रोजेक्ट है ऐसा जो उस फील्ड के हिसाब से काम का है, यानी कि उस प्रोग्राम में उससे रिलेटेड काम हो रहा है, तो दिस इज वेल एंड गुड। इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, आपने जीपीए का पूछा। देखें, जीपीए आपको इरास्मस की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी, कट ऑफ जीपीए नहीं मिलेगी आपको, थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। तो मे बी आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। इसका जवाब यही है कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है। खुदा ना खास्ता किसी ऐसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी जीपीए कम भी है, मैं उसको भी इनकरेज करूंगा कि वो अप्लाई करे, क्योंकि ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती है। सिर्फ जीपीए से आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली। आपकी 4 जीपीए भी है और आप समझ रहे मेरे ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसे ही नहीं होगा। आपने उसके साथ भी बहुत सारी चीजें करनी है। आपकी पूरा पैकेज आपका अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल प्रोफाइल। दूसरा बाकी सर तो ये रोल नंबर। सर एक और जी क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर एक और क्वेश्चन है कि अगर पेपर पब्लिश पेपर भी मैटर करती है, और इसके साथ साथ अगर एक्सपीरियंस हो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का 2 साल या 1 साल, वो भी मैटर करती है? तो चीजें बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। पब्लिश पेपर अगर आपके पास है, ये तो समझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यूजुअली बैचलर्स स्टूडेंट के पास नहीं होते पब्लिश पेपर्स। आपका कोई पेपर अगर रिव्यू में भी है तब भी बहुत अच्छा है। पब्लिश तो बहुत ही दूर की बात है, रिव्यू में भी है अगर तब भी बहुत अच्छा है। तो इट्स वेरी गुड। और किसी का कोई, ये तो रोल नंबर लिखे हैं, मैं CH80PG42, आपका कोई सवाल? मेरा सवाल है ना सर, मैं जी 19F का स्टूडेंट हूँ। मेरा बैच इस साल ग्रेजुएट हो गया है, लेकिन मैं जब सेमेस्टर 5 में था तो मुझे कैंसर हो गया था। मैं अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और पता नहीं है कब तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहेगा।
अभी मैंने सेमेस्टर फ्रीज कराया हुआ है अपना यूनिवर्सिटी के अंदर, दाऊद यूनिवर्सिटी में। मैं केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, 19 F। मेरा बैच अभी ग्रेजुएट हुआ है, अभी कन्वोकेशन नहीं हुई उसकी। तो सर मैं क्या जा सकता हूँ बाद में, कंटिन्यू करूंगा तो? सबसे पहले अल्लाह आपको सेहत दें, और आप मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर लीजिएगा, आपका केस डिस्कस करते हैं। मगर वैसे आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है जब आप अप्लाई करते हैं तो, बट आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करिएगा। ठीक है सर, पर्सनल कांटेक्ट नंबर वो कैसे करूँ आपको कांटेक्ट? आप मुझे जी लिंक्डइन पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। I would like to ask कि certain यूरोपियन कंट्रीज में ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होती है, जैसे आपने मेंशन किया कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे जर्मनी में दे नीड के ब्लॉक अकाउंट आप क्रिएट करें, तो इसकी रिक्वायरमेंट इरास्मस में है कि नहीं? नहीं, इरास्मस में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। ये मैंने आपको मेंशन किया पहले कि ना ही बैंक अकाउंट, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तभी मैं ये सबको रेकमेंड करता हूँ कि ये आप लोग इस तरफ आएँ। और किसी सर का आप कोई मेरा सवाल रोल तो नंबर आप सर आप मेरा रोल जी नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको मैसेज करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। जी जी ठीक है। ठीक। जी रुबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुबाब, आपका सवाल। रुबाब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सैयद उबैद, आपका सवाल Hello, can you hear me? बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि मैंने बैचलर्स किया था 2020 में, उसके बाद 2 साल मैंने अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसके बाद मैं थाईलैंड आ गई। अब मैं यहाँ पे अपनी फील्ड में नहीं, एक दूसरी और इज नॉट इन माय फील्ड। अब अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो क्या मेरा प्रोफाइल, क्या मैं वो 1 साल जो मैंने यहाँ गुजारा है वो भी अपने प्रोफाइल में ऐड करूँ, या जो 2 साल मैंने मीडिया के जो अपने गुजारे हैं मैं उसी को सिर्फ अपनी मोटिवेशन लेटर में और हर चीज में दिखाऊं? देखें, आपको अपनी सीवी में तो सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा जो भी आपने किया, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे ना हो। वो इसलिए कि अगर आपने कोई रेलिवेंट काम नहीं किया हुआ तब भी आपने सीवी तो फिल कर दी है ना, और वो आपसे पूछेंगे स्टडी गैप के बारे में, तो फिर आपके पास पता हो कि आपने ये काम किया है। बट आपका जो मोटिवेशन लेटर है उसमें आप मेंशन करेंगी कि मैंने कहीं और काम किया या कुछ और फील्ड में काम किया, बट मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई, इस वजह से मैं वापस अपनी फील्ड में आना चाहती हूँ। एंड दिस इज टोटली ओके। अगर आप अपने मोटिवेशन लेटर में जो आप स्टोरी लिख रही हैं, सारा गेम मोटिवेशन लेटर का है, उसमें आप क्या लिखती हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सैयद उबैद जी। वालेकुम सर। काइंडली एक एक करके सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर किसी का गैप मतलब मैक्सिमम की तरफ जा रहा हो और उसके पास एक्सपीरियंस भी उसका रेलेवेंट ना हो, तो वो इस चीज़ को किस तरीके से अपनी कॉपी में मेंशन करेगा? मैं सवाल समझा नहीं, एक्सपीरियंस दोबारा रिपीट कर सकते हैं? एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन ये था कि इन केस किसी का गैप काफ़ी ज़्यादा हो आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, वो मतलब आउट ऑफ द फील्ड जॉब कर रहा था, तो अराउंड 3 इयर्स का वो एक्सपीरियंस हो, तो इसको वो किस तरीके से एसओपी में कैटर कर सकता है कि उसकी एसओपी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए? देखें, अगेन मोटिवेशन लेटर इज द की। अगर आप अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर ये स्टोरी बता सकते हैं उनको, देख दुनिया में यहाँ पर इन कंट्रीज में दिस इज टोटली ओके कि अगर आप किसी और फील्ड से हैं और आप किसी और फील्ड में आना चाहते हैं, दिस इज टोटली ओके कि वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कुछ और एक्सपीरियंस किया बट आपको नहीं पसंद आया, आपको नहीं समझ आया, तो अब आप वापिस आना चाहते हैं। मतलब ये एक्सेप्टेबल है, बट इसको आप किस तरह बयान करते हैं ये मैटर करता है। और सेकेंडली, आपका चांस कब बनेगा? चांस तब बनेगा जब आपके पास कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में होगा ना। यानी कि लेट सपोज आपके पास 3 साल का कुछ और वर्क एक्सपीरियंस है, बट आपने यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया या कोई ऐसा कोर्स पढ़ा जो आपको बड़ा फैसिनेट करता था उस चीज़ से जो आप पढ़ने जा रहे हैं आगे, तो आप उस चीज़ को लिंक करेंगे, फिर आपकी हेल्प हो जाएगी। बट अगर आपके पास
ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर रेलिवेंसी में आप शो क्या करेंगे, ये है। तो रेलिवेंट अगर आप हैं किसी भी वे से, तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे अगर अपने मोटिवेशन लेटर में, तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सर नहीं हूँ भाई जी। अरे सर हम बोल देते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि अगर हम इरास्मस के लिए अप्लाई करते हैं तो मोटिवेशन लेटर में हम क्या क्या लिख सकते हैं, और अगर क्या हम बैचलर के बाद हमें एक्सपीरियंस चाहिए प्रोफेशनल लाजमी इसके लिए? लाजमी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लाजमी नहीं चाहिए। और आप उनके जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स में भी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तो बेहतर है, नहीं भी हो तो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है कि फ्रेश ग्रेजुएट यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी आपने कहा कि मोटिवेशन लेटर में क्या, ये तो इस पे 2 घंटे का सेशन अलग से हो सकता है कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। मगर इन शॉर्ट ये है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जिंदगी में जो आपने डिसीजंस लिए उनके रीजंस लिखने हैं आपने, कि कौन सी चीज आपने क्यों की और आप आगे क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, उसका भी रीजन हो आपके पास, ये कनेक्टेड स्टोरी हो। लेट सपोज पहले पैराग्राफ में आप बात करें अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरे पैराग्राफ आप बनाएं अपने एक्सपीरियंसेस या आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, तीसरा पैराग्राफ आप बनाएं अपनी मोटिवेशन के बारे में कि आपकी मोटिवेशन क्या है, और चौथा पैराग्राफ आप बनाएं कि अपने फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप ये सब करके आगे क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह एक स्टोरी हो जो कनेक्ट हो आपस में। तो अगर आप ये इस तरह लिख सकते हैं तो ये है आपका मोटिवेशन लेटर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। और किसी का कोई? जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम काशिफ है और मैंने जी केमिकल वालेकुम। इंजीनियरिंग 2022 में। उसके बाद सर फरवरी में मुझे जॉब मिली थी और उसके बाद 3 माह के बाद वो मैं डाउन साइजिंग की वजह से वो भी चली गई, तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करता रहा। तो अब मुझे दोबारा जॉब मिली है, तो मैंने ये पूछना था कि थोड़ी सी रेलिवेंसी जो है ना वो फॉल्टर कर रही है, कम है थोड़ी रेलिवेंसी, तो क्या कोई इशू होगा? और जिसके जॉब की है उसके कोई सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास नहीं है, तो इसको प्रूफ करने के लिए कोई मेरे पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए इरास्मस में या फिर आप यूरोप में जब आप अप्लाई करते हैं, तो अगर तो एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन्ड है कि आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए शो करने के लिए, तब तो एक अलग बात है। मगर जितना मैंने देखा है अभी तक, वो आपसे कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते। आपकी फेस वैल्यू पे वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी आप एक्सपीरियंस क्लेम करेंगे। हाँ, फिर जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे वो आपसे सवाल करके आपसे पूछ सकते हैं उस चीज के हवाले से, बट वो आपसे सर्टिफिकेट्स नहीं मांगते, तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। यू आर सर मेरा वेलकम भाई, सर नहीं है। और कोई सवाल? कार्यक्रम शहरयार भाई, वो पूछना ये था कि जैसे इराइजल बंडल्स में हम हर सेमेस्टर में दूसरी स्टेट में जाते हैं, दूसरी कंट्री जाते हैं, ठीक है। और जैसे एक पर्सन जैसे मैं हूँ और मेरा एंड गोल है किसी कंट्री की नेशनैलिटी, जैसे जर्मनी हो गई, तो जर्मनी में विद इन 8 to 7 ईयर्स अगर मैं स्टे करूंगा तो मुझे नेशनैलिटी मिल जाएगी। और इसी तरह से मंडल्स में हमारे पास ये होता है कि हम हर सेमेस्टर आगे पीछे मूव करते रहते हैं, तो इसमें एक नेशनैलिटी का बैकफॉल है। और शेंजन वीजा भी मिल सकता है अगर मैं जर्मनी में स्टे करूँ। जैसे 2 साल मैंने मास्टर किया और 2 से 3 साल मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, उसके बाद मेरे पास उसका नेशनैलिटी पासपोर्ट मिल जाएगा और शेंजन वीजा भी मिल सकता है। जो शेंजन वीजा है उसके थ्रू मैं ओवरऑल यूरोप मेरे पास खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आई कैन मूव इजीली। तो ये भी एक पॉइंट है। और इसमें ये है कि इराइजल बंडल तो जाहिर सी बात है वो तो ग्रेट है, बहुत ही कंपेटिटिव भी है और एक वन ऑफ द बेस्ट है। और ये भी है कि नेशनैलिटी अगर किसी को अवेल करनी हो तो उसके क्या प्रोसीजर, वो क्या करे। मैं आपका सवाल समझ गया बिल्कुल। बेसिकली आपका सवाल ये है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली होता ये है कि जब आप यूरोप के किसी मुल्क आते हैं, तो आपको रेसिडेंसी के लिए या पासपोर्ट लेने के लिए, जैसे नेशनैलिटी कहते हैं, उसके लिए कुछ साल उस कंट्री में रहना होता है। बट भाई का सवाल ये है कि जब हम इरास्मस पे आ रहे हैं तो हम तो इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो वो साल वाली जो लिमिट है वो जो काउंट है वो तो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाई दुरुस्त फरमाया, ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आपका जो टाइम है वो काउंट नहीं होता। कि आप अगर लेट सपोज 6 महीने रह रहे हैं तो 2 साल में सिर्फ 6 महीने काउंट हो रहे हैं आपके उस कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप आगे रहना चाहते हैं। बिल्कुल ये एक ड्रॉबैक है। मगर आप इसको, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप इस तरह सोच रहे हैं इस तरह, और हो सकता है बहुत सारे लोग, मगर यहाँ पर लोग इस तरह नहीं सोचते बिल्कुल भी। क्योंकि जब आप इरास्मस में आते हैं ना, तो आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं
वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करती हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी कन्वेंशनल नॉर्मल मास्टर्स करें आप, उसके बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वर्सेस आप इरास्मस करें उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो इरास्मस में आपके पास लॉन्ग लास्टिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आपके पास जिंदगी भर आपकी जो प्रोफाइल है उस पर टैग लग जाएगा इरास्मस का। तो वो जो आपको बेनिफिट करेगा ना सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी। तो अगर आप इसको इस तरह सोचें तो आपको जॉब भी मिलेगी, आपको पीएचडी भी मिलेगी, आप आगे रहना चाहते हैं, ये लोग खुद आपको जाने नहीं देंगे, आपको पकड़ के रखेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है इस सेंस में। और किसी का कोई सवाल? सर वो हमने किसी कोर्स में अप्लाई किया और उसका एक कोऑर्डिनेटर नंबर है जिससे हम कोऑर्डिनेट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन हम उनकी एक वेबसाइट है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना है, उनकी वेबसाइट पे अगर हम लोग कांटेक्ट करें तो किस मेल के थ्रू आई मीन टू द कांटेक्ट कैसे करेंगे कि उनको हमें स्टार्ट ऑफ द कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पूछना है उस यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आप फर्स्ट स्पेन जैसे है, तो उसका कैसे पूछेंगे? देखिए ये चीज तो इरास्मस की वेबसाइट पे ही मेंशन होगी। जैसे मैंने आपको अभी प्रोग्राम खोल के दिखाया तो कुछ केसेस में उस पर मेंशन होती है। और जनरल आइडिया मैं आपको बता दूं, सितंबर से ही कमोबेश सारे प्रोग्राम से स्टार्ट हो रहे होते हैं सब जगहों के। तो ये जनरल नॉलेज है, मगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप क्या करें, जो जिस तरह मैंने अभी वेबसाइट आपको खोल के दिखाई इसी तरह आप जो भी आपका प्रोग्राम है आप उसकी वेबसाइट खोलें, वहां पे कांटेक्ट में जाके कोई ना कोई ईमेल वहां पर होगी, कोई ना कोई ईमेल कांटेक्ट का लाजमी होगा, आप उस पर ईमेल करें, आप उससे क्वेश्चन आंसर्स करें और आपको जवाब मिल जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। जो इरास्मस का जो प्रोग्राम की वेबसाइट है ये अलग अलग चीजें हैं, जी प्रोग्राम जी की वेबसाइट अलग है। तो आप सिर्फ प्रोग्राम की वेबसाइट तक ही आप महदूद रहें तो आपको सारे आपके सवालों के जवाब आपको वहीं से मिल जाने हैं। अच्छा वो उधर एक नंबर भी मेंशन है तो उस पे कांटेक्ट किया जा सकता है, उस बिल्कुल पे बिल्कुल किया कोऑर्डिनेट जा सकता है। बिल्कुल किया जा। और किसी का कोई सवाल? इतने सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन। जी जल्दी से पूछिए। सर मेरा आइल्स के मुतालिक है, जैसे मैंने अभी SSIS को मतलब इसके प्रोग्राम को मैंने अभी रिसर्च करा था, तो इसकी जो अभी जो ओपनिंग है जो रजिस्ट्रेशन की है वो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक है। तो मतलब कि अराउंड 1 महीना है हमारे पास। तो 1 महीने में आइल्स भी ज़ाहिर सी बात है रिक्वायर्ड है, तो हम अगर मैक्सिमम तेज प्रिपरेशन करते हैं और आइल्स लेते हैं और आइल्स का नहीं जब तक यार रिजल्ट एसएसआई की, नहीं यार सॉरी टू इंटरप्ट यू, एसएसआई की 1 महीना नहीं है भाई। एसएसआई तो अभी चलेगा आपका 10th ऑफ जनवरी तक। प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके देखें कि क्या डेडलाइन वहां पे मेंशन्ड है, तो 10th जनवरी आपको मिलेगी एसएसआई की। तो आपके पास है काफी टाइम अभी। और किसी का कोई सवाल? मेरा एक सवाल है। मोटिवेशनल लेटर में वो क्या होना चाहिए? सॉरी मोटिवेशन लेटर क्या? कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है? ये डिपेंड करता है, हर प्रोग्राम की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। वैसे कुछ प्रोग्राम कहते हैं 600 वर्ड्स का, कुछ कहते हैं 400 वर्ड्स का। तो ये आपको प्रोग्राम टू प्रोग्राम वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ होगा। और कोई सवाल किसी का? जी मेरा एक सवाल है, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए। जी बहुत शुक्रिया, आपके सेशन का काफ़ी फ़ायदेमंद था। एक सवाल है, पर्सनल कह लें कि आपको अभी तक जितनी कंट्रीज़ घूमी है यूरोप में, तो कौन सी अच्छी लगी? दूसरी बात कि अगर 2 साल अगर कोई बंदा चले कर लेता है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता है, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप में? तो वहाँ पर भी कुछ जॉब्स वगैरह है या फिर लोगों को वापस आना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मुझे तो पर्सनली फिनलैंड अच्छा लगा अभी तक, फिनलैंड और नॉर्वे। और अपॉर्चुनिटीज का आपको ऐसे पता चलेगा कि आप अपने सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पीछे देखें कि आपके जो सीनियर्स हैं उनका क्या हाल चल रहा है। तो एक आपको ट्रेंड नजर आ जाएगा। जैसे अगर मैं मिसाल लेता हूँ, मैं दाऊद में था, तो मैं जब दाऊद से मैं इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी 2016 में इनरोल्ड हुआ, 19 में ग्रेजुएट हुआ। तो जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो मैं अपने सीनियर्स को देख रहा था क्योंकि वो 1 साल हमसे सीनियर थे। तो वो एक उस टाइम वो कहाँ पर है,
जब वो ग्रेजुएट हो रहे हैं या जिस वक्त मैं थर्ड ईयर में था वो ग्रेजुएट हो रहे थे, तो कितना जॉब रेशियो था, उस चीज को मैं कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि हमसे जो सीनियर बैच है 19 स्टूडेंट्स हैं, वो सबके सबकी माशाल्लाह जॉब हो गई है ऑलरेडी, वो अभी ग्रेजुएट हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि जॉब की अवेलेबिलिटी कितनी है। बाकी मेरी पसंद अभी तक फिनलैंड है, फिनलैंड नॉर्वे, ये बड़े ज़बरदस्त कंट्रीज हैं, सेकंड टू नन है मैं कहता हूँ दुनिया में, बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं ये। लास्ट 2 क्वेश्चन, उसके बाद सेशन हम वाइंड अप करेंगे। जी बोलिए, लास्ट 2 क्वेश्चंस, किसी का है सवाल? सर मोटिवेशन लेटर जो है इतने पेजेस का होना चाहिए, ये मेरा सवाल था। और रिकमेंडेशन लेटर जो है कितने तादाद इनकी कितनी होनी चाहिए, एक ही चाहिए या फिर मजीद 2-3 चाहिए? ये कुछ यूनिवर्सिटीज के अपने अपनी डिमांड्स होती हैं। यार देखो, रिकमेंडेशन लेटर जितने प्रोग्राम में अप्लाई करोगे ना उतने चाहिए इन शॉर्ट। तो एक काम ये करो जो मैंने किया था, अगर टीचर से अच्छी बातचीत है एक ही दफा लिख के ले जाओ, सही है। अगर किसी टीचर से अच्छी बातचीत है, बोलो सर साइन कर दें 5-6, बस एक साथ ही साइन करवा के ठप्पा लगवा लो उन पे। तो उसमें ये होगा कि प्रोग्राम का नाम लिखवा लोगे ना अगर, तो बड़ा बेस्ट सीन है। बट अगर ना भी लिखवाओ, जेनेरिक भी है तब भी चलेगा, बट नाम लिखवा लो तो बड़ा अच्छा है। जैसे स्मार्ट सिस्टम्स में अप्लाई कर रहे हो तो लिखवा दो भाई, आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट फॉर स्मार्ट सिस्टम्स इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। तो उससे बड़ा जो रीडर है ना वो बड़ा कनेक्टेड फील करेगा। तो ये बेहतर है, एक ही दफा में लिखवा लो। ऐसे टीचर्स दाऊद में तो आपको अच्छे मिल जाएंगे ना, वो साइन वाइन कर देते हैं, मसला नहीं है इतना। ऑलराइट सर, थैंक यू। यार भाई मेरा एक और सवाल है। आखिरी सवाल। जी भाई आखिरी सवाल है आपका, बोलें। ये मतलब इंटरव्यू के टिप्स बता सकते हैं आप? यार इंटरव्यू जब आप देंगे तब आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मगर वैसे इन जनरल ये है कि देखें, इंटरव्यू में वो चेक करते हैं कि जो आपने लिखा है क्या आप वो चीज़ बयान कर सकते हैं या नहीं। यानी कि आपने जो सीवी में और रिकमेंडेशन सॉरी मोटिवेशन में जो चीज़ लिखी है उसी को आपको बताना होता है दूसरे अंदाज में, प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है इंटरव्यू में। और सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रिकमेंडेशन लेटर आपने या मोटिवेशन किसी से लिखवा लिया, इंटरनेट से छाप लिया, आपको पता ही नहीं उसमें क्या चल रहा है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप खुद से लिखेंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स खुद से बनाएंगे, तो वो आपको बड़ा हेल्प करेगी। और खुद से बनाने का यही तरीका है कि बनाएं और रिव्यू के लिए किसी सीनियर को भेजें, और वो आपको फीडबैक देगा कि सही है या गलत है। आपको बहुत सारे अच्छे स्कॉलर्स मिल जाएंगे जो पढ़ चुके हैं, वो आपको बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। तो रेकमेंड फीडबैक जरूर लें अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो आई मी सर। थिंक आज के लिए इतना ही था। जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन? हसन, अकील? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, लास्ट क्वेश्चन। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि 2 चीजें मुझे मालूम करनी थी। एक तो ये कि रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का जो आपने बताया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए कि किस तरीके से होगा। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन हो चुकी है और अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल लास्ट डेट आ जाती है एप्लीकेशन की, बट आपका आइल्स अभी तक नहीं हुआ है। तो आइल्स अभी नहीं हुआ है बट देने का इरादा है। अब आइल्स मतलब पहले अप्लाई करके बाद में आइल्स दे सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू पास द आइल्स? आपके पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आइल्स होना चाहिए, एक सवाल तो ये क्लियर है। सेकंड आपने पूछा रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका जो यूनियन काउंसिल है, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पर आप जाएं और उनसे बोलें कि एक मुझे रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो नहीं बना के दे रहे, तो जिस प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में टेम्पलेट मौजूद होगा। वहां पर भी मिसाल के तौर पे नहीं मौजूद, आप उनके कोऑर्डिनेटर से बोलें कि मुझे क्या लिखवाना है, वो आपको एक पैटर्न बता देंगे क्या चाहिए। तो वो आप बस लिख के उस पर ले जाएं, वहां से साइन करवा लें, दैट्स इट। और उसमें बस यही लिखवाना होता है कि आपने पिछले 1 साल के अंदर यूरोप विजिट नहीं किया, इस तरह का कोई जुमला होता है। और हर प्रोग्राम में खैर ये रिक्वायर्ड भी नहीं होता, बट कुछ कुछ में होता है। तो आई थिंक तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये कि मैं आप कह रहा लोगों के था, मजीद कोई। जी हसन। शरीर भाई।
हाँ, मैं बस ये कह रहा था कि आप लोगों के अगर मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे रीच आउट कर लीजिए उस पे लिंक्डइन पे, तो आपके जो क्यूरीज हैं उसका मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों की अटेंशन का और टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये आपके लिए कारामद हो ये सेशन। Thank you all for joining today's webinar, and a big thanks to our speaker Shahriar Bhai for sharing their valuable information and knowledge and making this session so informative. And हमारे एक्स प्रेसिडेंट IIC के शुएब काइम ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू शुएब भाई। और हमारे प्रेजेंट IIC के प्रेसिडेंट कुछ कहना चाहते हैं? ओवर टू यू रजा भाई। जी बहुत अच्छा लगा शहरियार भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने माशाल्लाह बहुत कुछ डिफाइन कर दिया है। होप कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और जो बाकी यूनिवर्सिटीज से जहाँ से हमने ज्वाइन किया था उन सबको काफ़ी हेल्पफुल होगा इस सेमिनार से, इस वेबिनार से। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपसे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उससे भी सारे कोलैबोरेशन वगैरह कर लें आपके साथ, ताकि मोटिवेशन लेटर के हवाले से या फिर दूसरी जो भी क्यूरीज होंगी, जो ज़्यादा क्यूरीज होंगी उस पर टारगेट कर लें। थैंक यू सो मच अगेन। और सब ऑडियंस से भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस सेशन में जान डाली। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज शहरियार भाई।